गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हार्टबीट मेंस और हार्टबीट आईएएस। और ये वीडियो रिगार्डिंग हार्टबीट मेंस 2023 के बारे में है, जो एक आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है 2013 10th ऑफ जून से स्टार्ट होने वाला है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दिए, आप उस पर भी क्लिक करके एडमिन को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये एक क्लोज ग्रुप है, बट आई होप अगर कंटेंट और हंसी मजाक भी होता है, मीम भी शेयर होते हैं और कंटेंट भी और क्विजेस भी दिए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। मोस्टली हमारे दो ही प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब है और दूसरा टेलीग्राम है। हम उस बात में मतलब बिलीव नहीं करते कि इंस्टाग्राम से भी आपको ये पहुंचा। ऑब्वियसली मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, उसमें से गलत नहीं है, या आप भी करते ही होंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे या कोई पेज देख के आए। वी वॉन्ट यू टू स्पेंड योर टाइम ऑन प्रोडक्टिव थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है, वहाँ से हो या टेलीग्राम से आप आए हो। ओके, सो अभी सबसे पहले हार्टबीट मेंस जो इनिशिएटिव है ये क्या है, डेली आंसर राइटिंग, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। सो दो टाइप्स के बैचेस है इसमें। सबसे पहले वो बैच या उन बच्चों के बैच जो होपफुल है 2023 में अटेम्प्ट देने के लिए। होपफुल रहना अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एज द मूवी गो शॉशैंक रिडेम्पशन कि होपफुल ही हैज़ हिज रिडेम्पशन, सो होप इज़ गुड थिंग परहैप्स बेस्ट अमंग ऑल अदर थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। सो ये लाइन मेरी काफ़ी फेवरेट भी रही है, काफ़ी लोगों की भी फेवरेट होगी, आप रिलेट भी करते होंगे इस बात से। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप कट ऑफ के कभी कभी नज़दीक रहते हो, क्या करूँ क्या नहीं, उस टाइम पीरियड में वो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप अगर होपफुल हो तो आप पहले से ही काम को लग जाते हो, वो इम्पोर्टेंट टाइम स्पैन वेस्ट नहीं हो पाता। सो इसीलिए वो लोग जो इस बार लिखना ऑलमोस्ट उनका तय है या डाइसी भी रहा तो भी है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि आपने अगर ज्वाइन की और बाद में नहीं हुआ तो क्या, सब है वीडियो में, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और सेकंड वो है जो अभी से 2024 का आंसर राइटिंग मास्टर करना चाहते हैं, उन पर एक कमांड लाना चाहते हैं, सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो दो बच्चों के बारे में, दोनों एस्पिरेंट्स के बारे में ये एक बैच है। अभी सबसे पहले ये है कि वो बच्चे जो इस बार लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है। इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसको लिखना है, नहीं, क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड ऑन डेली बेसिस। अब ये करना, ये कोर्स क्यों, और इसके साथ में अगर कोई टेस्ट सीरीज है वो क्यों नहीं, मतलब क्या डिफरेंस है? देखो, मैं भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकता था, अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, उसके मॉडल आंसर्स के बारे में मैं भी प्रिपेयर कर सकता था। और ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं रहा है या कर रहा है तो गलत है, ऐसा कोई गलत सही का ये है नहीं। कि मैंने जो टेस्ट सीरीज में एक लिमिटेशन, पहले सबसे पहले क्या था, टेस्ट सीरीज ही नहीं थे, तो टेस्ट सीरीज आए जो एक लिमिटेशन को उन्होंने ओवरकम किया। अभी टेस्ट सीरीज है, काफ़ी अच्छा है, ख़राब भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज में एक जो सबसे अलग चीज़ जो होती है कि उनके पास जो विंडो होता है कि 15 to 21 डेज़ में हम आपकी कॉपी रिटर्न चेक करके इवेलुएट करके देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं पढ़ डेली रहा हूँ, मैं लिख डेली रहा हूँ, या जो भी है, और इम्प्रूवमेंट मैं जब कर रहा हूँ तो काफ़ी एक 15 से 21 दिन चले जाता है। तो अब क्या है, जब मैं लिख रहा हूँ तो GS1 है, इवेलुएट होके आ रहा है तो मैं GS4 पे हूँ, और ये जो एक टाइम गैप है ये काफ़ी हार्मफुल होता है प्रिपरेशन को। सो आई डोंट बिलीव कि इससे उतना आउटपुट निकलता है। मैंने बहुत टेस्ट सीरीज लिखे हैं, मैंने बहुत टेस्ट सीरीज में टॉप किया है, बट मैंने उनका कभी फीडबैक इतना सीरियसली लिया नहीं, और होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द, क्योंकि जब वो फीडबैक आता है GS1 का 2 का होता है, मैं कहीं ऐसे में ऑप्शनल में होता हूँ। सो इसलिए डेली आंसर राइटिंग की आपको कल आंसर लिखने के पहले आज पता होना चाहिए कि आपने क्या कम लिखा है, क्या और बेटर लिख सकते थे। हैविंग सेड दैट, ये बोल रहा हूँ ऑब्वियसली कि दिस कोर्स इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू टेस्ट सीरीज, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है, बस एक हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि डेली बेसिस पे अगर करें तो क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, कैसे हो सकता है। इसमें भी कंप्लीट जीएस का सिलेबस कवरेज होगा, मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा डे बाय डे कैसा है, इंपॉर्टेंस भी किसको दिया है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी आईआर कितने डेज है, गवर्नेंस सब दिया है आपको दिखेगा।
स्पेशल फोकस इज गिवन ऑन GS4। अभी GS4 के बारे में स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत बार हम GS 1 2 3 ऑप्शनल ऐसे ऑप्शनल में और ऐसे और GS4 मिस कर देते हैं। उसमें GS4 अगर देखा जाए तो क्या है दिक्कत, GS4 करते एक तो लेट बहुत हो जाता है और हमें लगता है कि मैं इसको लर्न कर लूँगा, इसको मगअप कर दूंगा, रट्टा मार लूँगा और लिख के आ जाऊँगा एग्जाम में, कोट से मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटमैन मूवी है, नाइट इज़ उसका एक डायलॉग है डार्क नाइट का, द नाइट इज़ डार्केस्ट बिफोर द डॉन। अब ये जो लिखना है ये आप नहीं कि मैं आखिरी 3 दिन में मैंने लर्न कर लिया सर ये अच्छे अच्छे लाइन्स, नहीं होगा। तो इसको एक बहुत अच्छे तरह से हमने डिज़ाइन किया है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, आगे वो दिया है कि क्या है। और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस एस्पिरेंट मतलब मैं भी उस फेज से जा चुका हूँ। इवन आई हैव स्कोर्ड 62 मार्क्स इन वन ऑफ दोज अटेम्प्ट 17 में। कुछ मेडिकल रीज़न भी थे बट 18 में मैंने उस पर काम किया। ऐसा नहीं कि सारा ब्लेम मैं मेडिकल रीजन पर डाल रहा हूँ, बट मेरी भी कमियाँ रही थी। फ्रॉम 62 आई हैव इम्प्रूव दिस टू लेट्स से 116, मतलब एक्चुअल स्कोर 116 ही था। बट वो इम्प्रूवमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस अटेम्प्ट में 2018 के अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट बहुत कम लोग जिन्होंने 110 क्रॉस किया था। तो जितना हम एफर्ट GS4 में डालेंगे और उतना जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टाइम्स है। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमिक्स में होता है वो इसमें ज़्यादा दिखता है। नेक्स्ट वीकली इंटरेक्शन है टू ऑल स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन मोड, मतलब बैच पूरा ऑनलाइन मोड में है, आपको सब जो कुछ करना है ऑनलाइन करना है। बट सिंस वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पुणे तो एक इंटरेक्शन सेशन होता है पुणे में, वीकली रखने की कोशिश कर रहा है। और उसी टाइम पे अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको ऑनलाइन भी लाइव वो लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। बट उसके वजह से क्या होगा, कोई फीचर्ड लेक्चर है कि किसने ऐसे में कंटिन्यूसली अच्छा किया है तो क्यों किया है, फिलोसॉफिकल ऐसे को कैसे डील किया जा सकता है, वो एथिक्स एथिक्स सबके बारे में एक कोई फीचर्स है, कोई टॉपर टॉक की तरह हम उसको वीकली में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी इज द कोर ऑफ दिस बैच। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये, जिनको हम पहले से पता होगा, बहुत कम बच्चे वो होंगे जिन्होंने पहली बार ये देख रहे। बट इसके पहले हमने हार्ट बीट प्रीलिम्स लिया था, फिनोमिनल रिजल्ट है, बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली वी आर नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट, मेरे को नहीं लगता कि मेरा रोल 1% से ज़्यादा रहा होगा इन एनी स्पैन ऑफ टाइम। बट हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि कंसिस्टेंसी, जो बच्चों में रेगुलरिटी लानी चाहिए। उससे वजह से क्या होता है कि बच्चा डाइवर्ट नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स में भी एक पुश फैक्टर उसके पास हमेशा रहता है और पुल फैक्टर भी हम उसको मेंटेन करते हैं। मैं प्रोग्रेस ट्रैक करता हूँ, प्रोग्रेस कार्ड भी एक इस बार इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है रिपोर्ट कार्ड की तरह कि आपका हर परफॉर्मेंस डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी है। सो कंसिस्टेंसी बहुत कोर है। अब ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी टॉपर टॉक देख लो या रिजल्ट के बाद क्यों किसको क्रेडिट देना चाहते हो, टॉपर्स को पूछा तो फैमिली, और उसके बाद में वो बोलते कि कंसिस्टेंसी मैंने प्रिपरेशन में रखी, दैट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस। क्यों, क्योंकि एक दिन 12 घंटे 16 घंटे और अगले दिन कभी कभी 2 घंटे पे आ जाता है प्रिपरेशन। लेकिन अगर 3 महीने 8 to 10 आवर्स पढ़ाई करनी है, वो फोकस्ड वे में करनी है, क्रिटिकली इवेल्युएटेड वे में करनी है, तो ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगी, ऐसा मुझे बिलीव है। ये ओवर द पीरियड हमने डिलीवर भी किया है। अब वो बच्चे जो 2024 के लिए लिख रहे हैं, उनका भी एक सबसे पहला डाउट है, ठीक है इस बार का तो डेली इवैल्यूएशन है, हम ये कोर्स क्यों ज्वाइन करें, नॉट अ टेस्ट सीरीज। सबसे पहले एक तो ठीक है, कॉस्ट तो मैं बताऊंगा, कॉस्ट सेकेंडरी फैक्टर होता है, वो नहीं होना चाहिए प्राइमरी। लेकिन अब इसमें क्या है कि हाँ सर हमें 21 दिन चलेगा ना, क्योंकि हमारा टाइम स्पैन भी लंबा है, हम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट इसका सबसे बड़ा मैं वही बोल रहा हूँ कि अगेन दिस कोर्स इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू टेस्ट सीरीज, वो भी बहुत अच्छी होती है, कोई टेस्ट सीरीज के अगेंस्ट नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि एक 1 ईयर दैट पीरियड इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ रेयरली कंप्लीटेड बाय द एस्पिरेंट्स। मैंने बहुत कम देखे और वो बहुत कम देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं तो कि एक साल का बराबर जो शेड्यूल वाइज है, एक तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कभी भी दो, वो एक प्रॉब्लमेटिक है। रिजिड भी करना जाए तो काफ़ी बच्चों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, बट अगेन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं इतना है। सेकेंड होता क्या है कि बच्चा शुरू तो करता है, पहला 1-2 महीना बहुत अच्छा करेगा, 2-3 पेपर लिख के भी आ जाएंगे, फिर बाद में क्या करता है, एक हफ्ते में जाके 3 पेपर लिख देंगे, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो नहीं होना चाहिए। उसी के साथ में क्या है कि वी स्टडी टू मच एंड नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इवन 10% ऑफ दैट, क्योंकि जब बहुत टाइम है तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज
अक्यूमुलेशन करते हैं। मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स वो गेम है जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता है क्या, ये पता है क्या, आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा चेक हो रहा है। बट मेन्स इज रिप्रोडक्शन ऑफ दैट नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज। सो अक्यूमुलेशन हो गया है, वो कर रहे हैं आप, काफ़ी टाइम से दे रहे हैं, कर रहे हैं। मैं अगर देखूँ तो मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, बट टेस्ट की बात क्या है कि टेस्ट है वो नॉलेज को आपको रिप्रेजेंट सही से करते आ रहा है। कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एजेंसी पे, तो आपको हर जगह पे मैप निकाल के बीएसएफ कहाँ है, आईटीबीपी कहाँ है, ऐसे दिखाते आ रहा है क्या। तो ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज आपको या ये बैच आपको हेल्पफुल रहेगी। सेकेंड, उसके बाद में यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ अर्ली, क्योंकि आपको इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो वीकनेसेस है, तो ये बैच में क्या है, जो मास्टरिंग आर्ट ऑफ 2024 के, इसमें क्या है, आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपके आंसर इवेल्युएट नहीं होंगे, बट आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे। सेकेंड, आपको टॉपर्स के या जो वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स जिन्होंने हाई स्कोर, उनके आंसर्स आपको दिए जाएंगे, और क्यों उनके अच्छे हैं ये आपको बताया जाएगा, और उस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस इन द फीस ऑल्सो, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग बैच है फीस, आप उस बारे में टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है नॉर्मली वही दिमाग में आता है, बट हैव अ पेशेंस, मैं आपको सब बताता हूँ। अब ये जो बैचेस है इनको हमने थोड़ा सा एक नाम भी देने की कोशिश की है, और उसके पीछे का भी लॉजिक है। सो जो होपफुल और जो इस बार मेंस लिख रहे हैं उनके लिए राइजिंग 30 है, और जो 2024 का अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच है। सो ये दो बैचेस है। आपको जब आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा ऐप पे, तो आपको दिख जाएगा कि उस पर लिखा क्या है। ओके, सो आपको उसमें एनरोल करना है। अब सबसे पहले मैंने ऐसे नाम क्यों दिए हैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि फॉर इवेल्युएटिंग, फॉर मेकिंग श्योर दैट योर आंसर्स आर इवेल्युएटेड, इसमें हम 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एनरोल नहीं कर सकते अभी के लिए। वी डू नॉट हैव द ह्यूज टीम एट द मोमेंट कि हम 100, 500, 1000 बच्चों का एवेल्यूशन करें। वी हैव वर्कड अपॉन ऑल द टाइम कि कितना कैसे क्या है। सो मैक्सिमम एट द मोमेंट हम कितने बच्चे एनरोल कर सकते हैं, इट इज़ 30। और प्रारंभ में जहाँ पे इवैल्यूएशन नहीं, वहाँ पे एनरोलमेंट ओपन है, वहाँ पे कोई नहीं, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, बट मेक श्योर आप जल्दी से, जब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है तब रहो, तो ज़्यादा मतलब वो फ्रूटफुल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, हमको भी आप में वो डिफरेंस क्रिएट करने का चांस मिलता है। सो राइजिंग 30, देर इज़ अ कैप ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ 30 ओनली। सो यस, वो भी बताता हूँ। अब एक बार मैं ना डिटेल टाइम टेबल बता देता हूँ आपको कि ये हम करने क्या वाले हैं। ये जो डिटेल टाइम टेबल है, ये डिटेल टाइम टेबल जो डे वाइज बेसिस पे है, सो वो एक बार बताता हूँ। जो 10th ऑफ जून से, इसके बाद में राइजिंग 30 और प्रारंभ, ये दो कीवर्ड्स ध्यान में रखना। राइजिंग 30 इज़ फॉर दोज हु आर गोइंग टू गिव अटेम्प्ट इन दिस ईयर ओनली, और प्रारंभ जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ पढ़ के दिखाऊंगा, बट आपको इस पर से समझ में आएगा। अभी ये सबसे पहले टाइम टेबल दिया क्यों है अभी से, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, बट उनको एक टाइमलाइन चाहिए होता है। तो आप ये भी टाइमलाइन फॉलो कर सकते हो, आपको पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, और इससे आप एक आपका प्लान भी बना सकते हो कि कौन से जीएस को कितने दिन देने चाहिए। सो आप देखोगे कल्चर पे भी अराउंड 30 मार्क्स का पूछा जाता है, 25, एक 10 मार्क का और एक 15 मार्क का क्वेश्चन तो आता है, तो उसके लिए टाइम है। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखोगे तो सोसाइटी के लिए काफ़ी लेक्चर्स रखे हुए हैं। द पर्पज़ इज़ कि सोसाइटी एक तो इग्नोर्ड है, हम प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़ लेते हैं काफ़ी अच्छे से, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, सोसाइटी पढ़ते नहीं है, लेकिन सोसाइटी स्कोरिंग है। मतलब सोसाइटी वो कंटेंट है, वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एज देके जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऐसा नहीं होगा कि सोसाइटी में आपने खराब किया और फिर भी आप टॉप स्कोर GS1 के निकलेंगे क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटी इनफैक्ट दैट विल गिव यू द कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है, हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। तो सोसाइटी वो मेरे ख्याल से काफ़ी गेम चेंजर होगा इस प्रिपरेशन का। ज्योग्राफी भी आपको दिख रहा है। उसके बाद में आपको आखिरी में एक रेड लाइन में दिखेगा ऑन 4th ऑफ जुलाई, आपको दिखेगा कि FLT 1 है। अब ये फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब क्या है, तो हम इस दिन ये जो है 250 मार्क्स का पेपर है, वो आपको ऑफलाइन मोड में देना है, उसकी भी फैसिलिटी होगी।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, काफ़ी लोग घर से दे रहे हैं तो आप घर से भी देना, सवेरे 9:30 से पेपर चालू हो जाएगा, आपको मिल भी जाएगा 9:30 सॉरी सवेरे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पेपर इवेल्युएट नहीं होगा बट डिस्कशन होगा। मैं नहीं मानता कि आपको अगर आउट ऑफ 250 100 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो बहुत अच्छा है, या 60 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप खराब है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने काफ़ी बार मतलब मॉक्स दिए जिसमें मैंने टॉप किया है, यूपीएससी में खराब है। मैंने लास्ट टाइम मॉक दिया था, मेरे को 67 68 मार्क्स मिले थे, यूपीएससी में 100+ मार्क्स दिए। मार्क्स ऐसा नहीं है कि पूरे खराब है, आउटराइटली गलत पिक्चर देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप मार्क्स नहीं, आप ये देखो क्या टाइम में पेपर कंप्लीट हो रहा है, आप ये देखो कि क्वेश्चन जो छूट रहे क्या मैं और अटेम्प्ट, वो हम उस चीज़ों पे काम करेंगे। और मार्क्स भी दूंगा ऑब्वियसली, ऐसा नहीं, बट वो अभी नहीं, अभी प्रिपरेशन में हमें वो चीज़ों पे काम करना है जो चीज़ें बहुत बार मार्क्स के चक्कर में इग्नोर होती है। क्यों, मैं जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था तो 120 मार्क्स आ गया, मैं बोला बढ़िया, टॉप 10 में रैंक आ गया, मतलब मेरा यूपीएससी में भी आ जाएगा। लेकिन उसमें जो दिया होता है इम्प्रूवमेंट है वो इग्नोर हो जाता है कहीं ना कहीं, या कम आते हैं तो उसमें बहुत टाइम चले जाता है। तो वो पर्पज़ नहीं है, बहुत जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो सॉफ्ट फैक्टर्स है, उस पर काम करना है इस FLT थ्रू। नेक्स्ट GS2 का है, आप देखो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी है, हर पॉइंट पे क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर जैसे देखा जाए 2022 के मेंस में मेरे नोट्स में भी था एक्चुअली, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। आपको भी वैसे बताऊंगा कैसे करना है, नोट्स मेकिंग भी बताऊंगा मेंस के लिए कैसे करनी है। सो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस में फेब में 2022 फेब में इलेक्शन था, तो इमैनुअल मैक्रोन वंस अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो उस टाइम पे काफ़ी उनका पॉलिटी न्यूज़ में था कि कैसे उनके हाउस में प्रेसिडेंट में अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कैसे वो अपने डिसीजन कैसे नहीं इन्फोर्स कर पाएंगे। सो कंपैरिजन था, और उसी के अराउंड मुझे पता है कि मेरे नोट्स में भी था। तो ये हुआ है कि क्वेश्चन आया है, सो ये भी याद रखना। इनफैक्ट मतलब इसी बार के मेंस में आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द अच्छे मार्क्स मिले, क्विज में खरा, बट अगर पॉलिटी को भी सही तरह से पढ़ो, कमिटीज़ है, जैसे इसमें गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में भी और क्या कर सकते हैं, गवर्नेंस में क्या है, इसमें रोल ऑफ एनजीओ पे, एनजीओ पे कोई कमिटी है क्या, एनजीओ पे कोई डेटा है क्या, FCRA का जो क्वेश्चन आया था वो एनजीओ के आया, न्यूज़ में एनजीओ के अराउंड कुछ चल रहा है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम्स को कैसे कनेक्ट किया जाए, हर चीज़ पे आपको आपका आंसर इवेल्युएट होंगे, आपको मार्क्स दिए जाएंगे, मार्क्स के पीछे की रैशनैलिटी आपको बताई जाएगी, और इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप हर दिन आपको मिलेगा। इसलिए ये बस तो डे वाइज प्लान है, आप देख सकते हो, आपने स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे तो अराउंड 3 अगस्त, सो अराउंड अ मंथ GS2 चलेगा। सो गवर्नेंस है, IR के लेक्चर्स आप देखो स्पेसिफिकली 4 लेक्चर्स है, सो 4 लेक्चर्स, मोर देन दैट मैं आपको बोलूँगा तो 4 दिन IR है, उसके बीच में एक 30th को छुट्टी भी, मतलब काफ़ी टाइम IR को दिया गया है, ताकि आपका जो 50 मार्क का 10-10 मार्क के 2, 15-15 के 2, ऐसा जो 50 मार्क का IR आता है, आप उस 50 में ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, कैसे आप बढ़ा सकते हो, उसके बारे में भी बात की गई होगी इस लेक्चर के बीच में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट GS3 में भी आपको दिख रहा होगा डे वाइज प्लान किया गया है। अब ये डे वाइज प्लान में आपको दिख रहा होगा इंडियन इकोनॉमी को लेक्चर्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो एग्रोनॉमी को आपको दिखा यहाँ पे 2, और अगले दिन और एक और फूड प्रोसेसिंग को 1। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी बच्चे सिर्फ इकोनॉमी में टाइम स्पेंड करते हैं, और वो जो कंपैरेटिव एडवांटेज की बात हम करते हैं वो आपको इधर ही मिलेगा, ट्रस्ट में ऑन दिस। साइंस को 2 दिन है, एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 15 का आता है, एनवायरमेंट अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट 10 का आता है, 15 का आता है, इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 मार्क का। सो आप देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी को ज़्यादा टाइम हमने अलोकेट किया है। ऑब्वियसली ये जो टाइम टेबल बनाना है, डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें काफ़ी थॉट प्रोसेस गया है काफ़ी लोगों का, तो ऐसा नहीं कि रैंडम ये प्रोसेस है, हर चीज़ को 2013 से यूपीएससी को देखा है। आप देखोगे अभी तक मैंने GS3 की बात कर दी, कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात नहीं करी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन की बात नहीं करी, उसके पीछे एक लॉजिक है, रैशनैलिटी है, क्यों नहीं है वो आप अगर PYQ का एनालिसिस आपने किया है तो आप बेटर जज कर सकते हो, तो ये भी चीज़ है। सो अगेन इसके बाद भी फुल लेंथ टेस्ट होगा, और यही हमारा अप्रोच रहेगा। अब आप में से काफ़ी लोग बोलोगे सर 30 अगस्त आ गया, 15 से तो हमारा मेंस है, और GS4 तो हमने किया नहीं, और आपने बोला GS4 को डेली करना है, तो अगर डेली करना है तो उसका टाइम टेबल भी एक स्पेशल टाइम टेबल होगा, उस पर भी बहुत थॉट प्रोसेस गया है। मैंने स्पेसिफिकली जो
एक्सपीरियंस किया है कि अगर उसको स्लोली स्लोली पर्कुलेट किया जाए, वो आपको इतना हैबिचुअल कर दे इथिक्स, आपको इतना इंटरनलाइज कर दे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंस क्रिएट होगा आप में। तो उसके लिए आपको एक बार इथिक्स का ये टाइम टेबल है, इथिक्स का सिलेबस है, आपको इस सिलेबस में दिखेगा कि 7 पॉइंटर्स ऑफ द सिलेबस ऑफ द इथिक्स। उस 7 पॉइंटर्स को दोस्तों मैंने अलग अलग दिन में ऐसा डिवाइड किया है, तो आपको दिखेगा। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है 12 जून से, मतलब जब से आपका आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रहा है उसके 3rd डे से ही GS4 स्टार्ट हो रहा है। अब ये 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसका हर 2 से 3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद आपको दिखेगा होगा हर सिलेबस के पॉइंटर को ऐसा जो है, अब ये बड़ा है, इसको डिवाइड किया है 3 सब टॉपिक्स में। वो टॉपिक्स भी आपको हर मॉड्यूल के बाद एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, होगा भी, और उसमें केस स्टडीज़ भी क्या है, हर पॉइंटर के बाद केस स्टडी है, एप्टीट्यूड के बाद केस स्टडीज़ है, एप्टीट्यूडनल फाउंडेशनल वैल्यू उसके बाद केस स्टडीज़ है, इमोशनल इंटेलिजेंस को है उसके बाद केस स्टडीज़ है, हर पॉइंटर को है। आपको दिखेगा 6 के बाद सर 5th तो दिख रहा ही नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद डायरेक्ट पब्लिक सर्विस है, जबकि यहाँ पे 5th थिंकर्स है। लेकिन थिंकर्स मैंने लास्ट में रखे, क्यों रखे? क्योंकि अब हमें लगता है थिंकर मतलब उनका कोट एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कोट, ये लिखना है क्या? नहीं, उस कोट की एप्लीकेबिलिटी लिखनी है। यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि ये कोट था, आपको ये कोट एग्जैक्टली याद आता है या पता होना चाहिए, नहीं, उस कोट का मतलब का आपको रिलेवेंस क्या है, बराबर है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये कोट है तो इसका क्या रिलेवेंस है आपके इसमें, तो आप बताओ ब्यूरोक्रेसी में क्या कर सकते हो, आप बताओ पब्लिक लाइफ में आप क्या करते हो, अगर आप पे ब्यूरोक्रेसी, आप बताओ कि आप रहते कैसे हो, यही है, विद एक्शन विद वर्ब्स, ये एक्सप्लेन करना है, ना कि उस कोड का बहुत मतलब देना है। इंटरनेशनल रिलेशन में अब मैंने बोला कि एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज वर्थ टन्स ऑफ प्रीचिंग, ये वाला कोट है, इसको गांधी जी का कोट है, लिख दिया। तो अब इसमें बताओ कि इसमें एप्लीकेबिलिटी इज ऑन डिलीवरी, नॉट ऑन जस्ट ऑन द थिंकिंग कि बस ऐसा होना चाहिए। आप एक्शंस में बिलीव करते हो, एक्शंस आया, एप्टीट्यूड आया कि ब्यूरोक्रेसी को कैसा रहना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को अगर कोई चीज़ है, बोल रहे हैं कि करप्शन नहीं, तो जीरो टॉलरेंस करप्शन कैसा दिखना चाहिए, फिर आपको उसको जस्टिफाई करते रहना चाहिए। तो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, हमें उनके कोट्स नहीं लर्न करने, लेकिन उस कोट्स के मतलब को कैसे डिराइव करना है ये हमें सीखना है। और उसके साथ में आपको दिखेगा केस स्टडीज़ पे भी बहुत फोकस दिया गया है। इसी तरह से 25 अगस्त और ऑलमोस्ट अराउंड एंड ऑफ अगस्त आपका सारा जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में है ओपन मॉक्स। अब ये जो ओपन मॉक्स है, अगेन आपको दिखेगा एग्जैक्टली यूपीसी का जैसे होता है ऐसे, देन GS1 GS2 GS3 GS4, सो दैट आपको 10 दिन बाद जो आपको फेस करना है उसके पहले आपने एक बार ये पूरा फेस किया होगा। इसके साथ में आप, जैसा मैंने बोला है, ये कोई टेस्ट सीरीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपने कोई भी एक XYZ, आपने 4 पेपर वाली, आपने 8 पेपर वाली कोई भी टेस्ट सीरीज, 4 वाली भी सफिशिएंट है, विजन अभ्यास भी लगा लो तो भी सफिशिएंट है। मैं ऐसा कोई, सब अच्छा है, क्योंकि मैं उसको ख़राब क्यों बोलूँ जब वो ख़राब है ही नहीं तो। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज्वाइन करना जिन वो टेस्ट सीरीज बनाने में कोई एफर्ट्स गया हो, बराबर है, एंड दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। सो ये भी आप कर सकते थे उसी दिन, तो हम भी लेने की कोशिश करेंगे ओपन मॉक टेस्ट। तो ये हमारा एक पूरा 5 सितंबर, सो 10 जून से 5 सितंबर तक ये पूरा प्लान है। इसमें GS1 2 3 4 सारा कवर हो रहा है, डे बाय डे आपको टाइम टेबल मैंने बताया, ये भी आपको पहले से ही मिल गया। अभी जैसे मैंने बताया, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मीडियम ऑफ राइटिंग मीन्स कौन से बच्चे जो ये दोनों के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो इवन दो सबका कॉमन तो मीडियम इंग्लिश ही है, मैंने भी मेंस इंग्लिश में और प्रिपेयर, और जो भी टीम है साथ में सब ने इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश विल बी वन ऑफ दैट कोर कि हम इंग्लिश में फोकस करेंगे। उसके साथ में इवन दो वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन हिंदी, ताकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेज के वजह से बैरियर क्रिएट होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि अभी रहा हूँ दिल्ली के भी कोई स्टूडेंट्स है, पता है जयपुर के भी है, उनको तकलीफ़ नहीं हो, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। बट इसका जो सेकेंड मीडियम है वो मराठी ही रहेगा। मराठी क्यों रहेगा, मतलब इट इज़ अगेन, काफ़ी लोग जो ये देख रहे हैं, मेरे पास वो स्किल्स नहीं कि हिंदी के आंसर्स को इवेलुएट करूँ। मैं कंटेंट पे कर दूंगा, लेकिन लैंग्वेज पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा मैं तो इसीलिए यही 2 लैंग्वेज को अभी प्रेफरेंस दिया है। होपफुली अगर आगे वैसा टीम हो बिल्ड, तो हम हिंदी में लिखने वाले मेन्स को भी केटर करेंगे। बट अभी इंग्लिश एंड मराठी मधल्या मुलांना एक नक्की आहे की तुम्ही मात्र बिंदास्त होऊन एनरोल करू शकता, काही इश्यू नाही आहे, ठीक आहे, आपल्याला चांगला स्कोर आणायचाच आहे।
सो ये दो चीज़ें हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं? एडमिशन दोनों बैचेस के लिए स्टार्ट होंगे 5 जून से। आपको ये वीडियो मिला उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम है आपको सोचने के लिए। अब इसमें एक बहुत जेन्युइन डाउट होता है कि दोज हु एनरोल्ड फॉर द फर्स्ट कोर्स एंड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, उसके बाद क्या करना चाहिए, बराबर है? सो ये एक है जेन्युइन डाउट होता है। अब मैं एक बार आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर उसके बाद में कैसा है क्या एक बार बताता हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अभी फीस स्ट्रक्चर बताते टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों बैचेस अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। एक में आंसर इवैल्यूएट हो रहे हैं, आपको मिल रहे, एक में आप लिख रहे हो, आपको मॉडल आंसर्स मिल रहे हैं, टॉप बेस्ट आंसर्स मिल रहे हैं। सो इंटरेक्शन राइजिंग 30 में, और उसका पर्पज़ भी ये है कि वो इस बार मेंस देने वाले हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो मेंस में जीएस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स स्कोर करें। उसकी फ़ीस है 14,999, 15,000 समझ लो। और जो प्रारंभ बैच है जो अगले साल है उसकी फ़ीस है 3,000। अब इस फीस के साथ में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बोला वो जो डाउट था, सर हमने एक बैच को एनरोल किया है, जैसे मान लो एक केस में मान लो XYZ कोई है जिसने राइजिंग 30 के लिए एनरोल किया है होपिंग कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर दे। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं कर पाए तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वो प्रारंभ बैच में शिफ्ट हो सकता है। प्रारंभ बैच में अगर वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया खुद को, सो उन्होंने अगर 15,000 फीस पे की है, यहाँ पे 3,000 है, सो दैट 12,000 रुपीज़, दैट इज़ 11,009 और 12,000 रुपीज़ जो है वो पूरे उनको रिफ़ंड हो जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड किए जाएंगे। उनको बस एक मेल है, वो भी मैं बाद में प्रोसीजर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उनको तुरंत, जैसे उन्होंने बोला 24 आवर्स में वो रिफ़ंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ऐसा है कि सर मुझे ये बैच ज्वाइन की, मैं प्रीलिम्स नहीं कर पाया और नहीं करना है मुझे, जो भी फॉर वॉट एवर रीजन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट नहीं कर पाए, सर मुझे टोटल रिफंड चाहिए। हाँ, टोटल रिफंड भी मिलेगा, 100% रिफंड भी मिलेगा। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है कि आप पे कि आपने करना ही चाहिए आपको। इनफैक्ट मैं वो बोलूँगा जो काफ़ी बच्चे एक डाइसी होते हैं कि क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है, सुना नहीं होता है, तो सर करूँ नहीं करूँ, तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन कर रहा है, सो यू वेट फॉर सम डेज, आप उस फ्रेंड के फीडबैक पे बिलीव करके आप ज्वाइन कर सकते हो बाद में। और अदरवाइज़ आपको उतना रिस्क लेना है तो आप इनिशियल आपका एक कॉस्ट है, अगर आपको पसंद नहीं आए तो डेफिनेटली देयर विल बी 100% रिफंड फॉर दिस बैच। साथ में एक इम्पॉर्टेंट ये बोलूँगा कि मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इमीडिएटली इसके लिए एडमिशन ले, इवन दो दे आर राइटिंग मीन्स फॉर नेक्स्ट ईयर, ताकि इसमें इवेलुएट करें। मैं आपको बता दूंगा ऐसा करना मत। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 30 है और मान लो 10 एडमिशन हो गया या 15 या 20, जो भी एक नंबर है, और मैं आपको बता दूंगा कि 10 सीट वैकेंट है, यू मे वांट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस बैच टूवर्ड दिस बैच। लेकिन पहले से लेके मत रखना, पहले से मतलब 10th जून के पहले लेके मत रखना। 10th जून तक टाइम देना हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। अब फीस भी बता दी, सब बता दिया, और इसी टाइम पे मुझे पता है वो हमारा एक फेमस डायलॉग याद आता है कि सर वो जो गोलमाल में हमने सुना है कि मेरे पास तो जहर खरीदने के तक पैसे नहीं है, और इसी टाइम पे वो जो 2 दोस्त होते हैं ना, बोलता है तो मैं देता हूँ। तो उसी तरह 2 दोस्त को ढूंढो जो आपको अगर नहीं है पैसे तो हेल्प कर पाए। दिस 3-month कोर्स विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म योर राइटिंग स्किल थ्रू आउट। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप उसमें 1 मार्क तो पक, अगर आप हर एक दिन वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, ये मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। और सो मैं चाहता हूँ कि आपके पास जहर खरीदने के पैसे रहे ही ना कभी, आप ये कोर्स ज्वाइन कर दो और साथ में मिलके बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि अगर कंटिन्यू रखा, कंसिस्टेंसी रखा, तो आपको 90 डेज बाद उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इवन दो यू आर नॉट राइटिंग मेंस फॉर दिस ईयर, ट्रस्ट मी, जब आपको मेंस के पेपर मिलेंगे तब आपको आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि आप वो अभी से अचीव कर सकते हो। यूपीएससी निकालना ही है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।